हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल एवेन्यू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है इकोनॉमिक्स की क्लास 12 चैप्टर नंबर इज सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एंड वीडियो नंबर इज सेकंड। सो गाइस, जिसने वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखी ना, पहले बता रहा हूँ, जाओ यार वीडियो नंबर फर्स्ट देख लो पहले, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो समझ सकते हो आप, गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। इज द एंड चाइना में है बिहार इज द क्या कह रहे हो, जोक ज्यादा गंदे हो गए? कोई नहीं, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ से स्टार्ट होगा। इसके पिछले जो टॉपिक है वो आपके प्रीवियस वीडियो में, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो। पिछली वीडियो की भी मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी आराम से। तो प्लीज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे चैप्टर सारी वीडियोज लाइन वाइज देखना, मतलब कि कॉन्सेप्ट वाइज, समझ रहे हो ना। वीडियो नंबर फर्स्ट फिर सेकंड ऐसे। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर फिफ्थ। अरे पेन तो हमने खोला ही नहीं, चलो। वीडियो नंबर फिफ्थ, सॉरी, टॉपिक नंबर फिफ्थ है आपका व्हाट इज कंजप्शन गुड्स। नाम से क्लियर है, कंजप्शन गुड्स मतलब भाई जो हमें डायरेक्टली कंज्यूम करनी है, कंजप्शन गुड्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है। चलो ऊपर चलो, आ जाओ। पहला पॉइंट, इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। यानी सिंपल है बाबा, कि जो गुड्स हमारे सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली पूरी कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन। ब्रेड आप लाए दुकान से, खाई भैया, कंज्यूम, अब वो जहाँ निकलेगी पता नहीं सुबह। उसके बाद बटर भी खाई, ब्रेड के साथ खाई या कैसे भी खाई हो। उसके बाद शर्ट आपने यूज करी, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है, जो आपकी डिमांड है, वो डायरेक्टली डिमांड मतलब जो आप चाहते हो उससे वो कंज्यूम कर रहे हो आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से, उस गुड से। ठीक है, उसी तरह पेन खरीद के लाया आपने, यूज करा, डायरेक्टली उसे यूज करा। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, कंजप्शन गुड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो कंजप्शन गुड्स है उसको हम इन फॉलोइंग कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसे भी आप एज अ पॉइंट भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे इस टॉपिक में दो ही पॉइंट बन रहे हैं, जो ये है फर्स्ट और सेकंड। अब अगर मान लो एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, बट बाय चांस ये 4 नंबर का आ जाए या 5 नंबर का आ जाए, तो भाई पॉइंट कहाँ से बनाओगे? तो ये जो आपके है ना, ये बाबा जी बैठे हैं, इन्हें भी आप एज अ पॉइंट में ही लिख दोगे, समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। कॉमर्स वाले बच्चों भाई ये तो करना पड़ेगा, कॉमर्स का सबको करना पड़ता है, आर्ट्स साइंस थोड़ा पढ़ा के तो लिखना पड़ेगा आपको अपने मार्क्स के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन वैसा आंसर। चलो तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मतलब जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। नाम से क्लियर है, ड्यूरेबल गुड्स मतलब इसकी डेफिनेशन देखो, सब खत्म, मतलब सब क्लियर हो जाएगा। इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये वर्ड ना मैं बोलूंगा नहीं भाई, मेरे को बहुत डर लगता है इस वर्ड से, क्यों बताता हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है, इस वर्ड्स को आप आराम से यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं कंसिडरेबल पीरियड, मतलब कि उस टाइम तक, जिस टाइम पे आपने उसे खरीदा है उस टाइम, मतलब इसे हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, इसे समझ रहे हो। जिस टाइम पे आपने खरीदा उससे लेके आप उसे लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो, ये ड्यूरेबल गुड्स है। नाम से क्लियर है भाई, हम बोलते नहीं ये चीज बहुत ड्यूरेबल है, यानी कि बहुत लंबी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, आज आप खरीद के लाए, आज डेट क्या है जो भी है, तो आज आप खरीद के लाए तो कम से कम क्या 5 साल तो चलेगी। ठीक है, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल, नाम में सेमी लग गया, इसका मतलब गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दिस गुड्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, ग्रोसरी आइटम्स, आपका क्रॉकरी आइटम्स, सॉरी शूज एंड एटसेट्रा, समझ रहे हो। क्लोथ्स जो आप कपड़े लाए तो मुश्किल ही कितने दिन पहनते हो यार, 1 साल 2 साल। जो गरीब है, जो अमीर है, वो तो 1 दिन 1 हफ्ते। थर्ड पॉइंट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गुड्स विच कैन यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, आर नॉन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, दिस गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन वंस। एग्जांपल they lose their identity in single act of consumption. For example milk, bread, food grain, paper etc. एक बार यूज करा, काम खत्म, ये ड्यूरेबल है ही नहीं भाई, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फोर्थ, सर्विसेज भी आपकी गुड्स होती हैं, समझ रहे हो। सर्विसेज हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक्स में, कि चाहे गुड्स प्रोड्यूस हो रही हो चाहे सर्विस भी आपकी एक तरह की क्या है, कौन सी कैटेगरी में आती है, गुड्स वाली में। तो क्या होगी सर्विसेज में, सर्विसेज रिफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल मतलब यहाँ पे कोई मटेरियल यूज नहीं हो रहा, आपको चीजें दिखेंगी नहीं, आप उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, बट दे आर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके मतलब इसके अंदर आएंगी। एग्जांपल, दे कैन बी नाइदर बी सीन और नॉट टच, ये चीज मैंने बता दी। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर एटसेट्रा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, ये भी तो सर्विस है, गुड प्रोड्यूस हो रही है, मेरी तरफ से मेहनत हो रही है, तो इसे हम कहते हैं, ये भी सर्विस, इसलिए सर्विस को एज अ गुड भी माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक 6, इसमें हम अभी थोड़ी करेंगे, इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा बेसिक, उसके बाद मजा ही आ जाएगा पढ़ने में।
चलो 6th टॉपिक, व्हाट इज कैपिटल गुड। कैपिटल गुड नाम से क्लियर नहीं हो रहा, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब बताओ, जो कि हमारी इकोनॉमी में हेल्प करता है किसी चीज को, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। कैपिटल सिंपल अगर हम वर्ड अगर बोले तो ये होता है इसका मतलब। तो इसकी पहला पॉइंट देखते हैं जो कि आपकी डेफिनेशन है, आंसर में जो आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, capital goods are those final goods which help in production of others goods and services, for example plant and machinery, equipment, etc. यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो वो कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, प्लांट या कोई मशीनरी मतलब हथौड़ा ले लो यार, हथौड़ा किसी फर्म ने प्रोड्यूस करा तो उसके लिए फाइनल गुड है, क्योंकि वो उसे बेच खत्म करेगा, उसे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, वो फाइनल गुड है। लेकिन उस हथौड़े से अब क्या करेगा भाई, कारपेंटर क्या करेगा, अपना काम करेगा भाई, बेड बनाएगा वो, उसके बाद जो भी है अलमीरा सेट करेगा, जो भी उसे करना है उस हथौड़े की हेल्प से वो कर लेगा कारपेंटर। अब वो कारपेंटर ने जो उसे यूज करा उसके लिए क्या है, वो एज अ मतलब उसके प्रोडक्शन और सर्विसेज में यूज हो रही है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे सर्विसेज हो। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, ये लिखना भी बहुत जरूरी है। आर दोज फाइनल गुड्स, इसे मत भूल जाना कभी भी, फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्शन पर्पस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर। ठीक है, इसकी जो लाइफ टाइम होती है काफी अच्छी होती है और फ्यूचर में हम इसे प्रोडक्शन पर्पस से ही देखते हैं कैपिटल गुड्स को, कि ये आगे कुछ दूसरे प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये नहीं कि हथौड़ा भाई मैं किल पर मारा हूं तो हथौड़ा कुछ और बन जाएगा, या हथौड़ा टूट सकता है, वो एक अलग सिचुएशन है, तो उसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होगी, वो हथौड़ा ही रहेगा। समझ रहे हो। एग्जांपल में क्या लिखा है, दे डू नॉट गेट मर्ज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मान लो मशीनरी है जो शर्ट बना रही है, तो अगर शर्ट बनाई उस मशीनरी, तो मशीनरी उस प्रोडक्ट में कहीं नहीं आ रही, समझ रहे हो ना, उस प्रोडक्शन में उस शर्ट के अंदर वो चीज़ कहीं यूज नहीं हो रही, तो ये बोला गया इसमें। फोर्थ पॉइंट, they need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time। depreciation मतलब पता है ना भाई, हाँ, depreciation मतलब कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो चीज़ क्या होती है, मतलब यूज होती है तो वो खराबी होती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। जैसे कि आप शोरूम से गाड़ी लेके आओ, आपने गाड़ी भाई बाहर निकाली और उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाता है, फिर उसे आप बेचोगे तो वो कम दाम में बिकती है, कितने भी हो सकते 40,000-50,000 नीचे ही जाती है वो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे हैव डिराइव डिमांड एज दे डिमांड, ये रहा फिफ्थ पॉइंट, दे हैव डिराइव डिमांड एज दे डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स विच दे हैव टू प्रोड्यूस। मतलब इसकी डिमांड तभी होती है मैक्सिमम जब हमें किसी दूसरी चीज की प्रोडक्शन करनी होती है। समझ गए बात, ठीक है। अब ये जो है मैंने स्टार लगाया, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि इसे देख लो एक बार अच्छे से। द सेम गुड्स कैन बी कंजप्शन गुड्स एंड ऑल्सो कैपिटल गुड्स। अब हमें नहीं पता, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे भाई कौन सी गुड क्या है आपकी कंजप्शन गुड्स और कौन सी कैपिटल। उसके लिए देखो डेफिनेशन लिखी है, इट डिपेंड ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड्स। अब वो गुड्स के यूज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड इज कंजप्शन गुड्स। क्लियर है। मान लो किसी हथौड़े का एग्जांपल ले लेते हैं यार, हथौड़ा किसी घर ने मतलब किसी ने खरीदा, आपने हथौड़ा खरीदा, अब वो हथौड़ा आपके घर में कैसे यूज हो रहा है, एज अ कंजप्शन गुड्स आपने खरीदा उससे कोई प्रोडक्शन तो आप करने वाले नहीं हो। वेयर एज इफ इट इज परचेज बाय अ फर्म, या कारपेंटर ने खरीदा तो क्या करेगा, वो उसे अपने बिजनेस में यूज करेगा, देन इट इज अ कैपिटल गुड, तो वो क्या बन गया उसके लिए कैपिटल गुड। समझ रहे हो। तो ये आपके यूज पे है कि आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हो, तो उस तरीके से वो गुड हो जाती है। कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई ये चीज कैपिटल गुड ही है और ये कंजप्शन गुड है, वो आप पे डिपेंड करता है, बस ये चीज है इसमें। तो ये भी आप पॉइंट में काफी अच्छे से लिख सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो हाउएवर मशीनरी इज बाउड बाय फर्म फॉर रीसेल, अगर रीसेल के लिए भी खरीदा है तो भी इसके बाद ये क्या हो जाएगी, टर्म एज इंटरमीडिएट गुड्स। समझ रहे हो। चलो 7th पॉइंट देखो, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ से थोड़ा ना बच्चे डरने लग जाते हैं। डरने वाली कोई बात है नहीं, वैसे बहुत इजी टॉपिक है और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। 7th टॉपिक देखो, व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू संदीप गर्ग की बुक में ये कुछ दूसरे नाम हो सकता है, आपकी दूसरी बुक में, बट टर्म वही है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी एट द टाइम ऑफ परचेज इज नॉन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू। जो वैल्यू उस टाइम पे थी उस कॉमोडिटी की, जब जिस डेट पे जिस टाइम पे आपने खरीदा था, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम ग्रॉस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फोन खरीदा, ठीक है, 10,000 का भाई फोन खरीद लिया हमने, फोन बना दे पहले।
अभी फ़ोन खरीदा आपने, तो अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस थी उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे जो इसकी कॉस्ट थी, इसकी प्राइस थी, वो थी 10,000। अब इसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू, यानी कि उस प्रोडक्ट की, इस फोन की ग्रॉस वैल्यू क्या है भाई। अगर कोई आपसे सिंपली पूछे कि इस प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू क्या है, तो आप वो प्राइस बताओगे जो उस टाइम पे आपने खरीदा था। सिंपल सी बात है कि अगर आप मान लो आपने इस फोन को यूज कर लिया, 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल बाद क्या एक सेम प्राइस मिलेगी इसकी? नहीं मिलेगी। तो बट आपको क्या बोलना है, जब आपसे कोई ग्रोथ वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे उस टाइम का प्राइस पूछ रहा है जब आपने उस चीज को खरीदी है। इकोनॉमिक की भाषा में अगर हम बात करें, अब जो 5 साल बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि इसके प्राइसेस में कुछ ना कुछ कमी आई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नेट वैल्यू। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ग्रॉस वैल्यू समझ गए, उस कमोडिटी की उस टाइम पे जो आपने उसे परचेज करा, तो उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू थी, उसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज नेट वैल्यू। द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज इट्स नेट वैल्यू। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले ये वाला फोन वाला, कि 5 साल बाद अब इस टाइम पे इसकी क्या वैल्यू है, इसमें क्या डेप्रिसिएशन लग गया और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अभी मान लो 10,000 थी, तो भाई मुश्किल से 4,000 मिलेंगे, वो भी मिल जाए तो बहुत है। तो 4,000 इसकी अभी की वैल्यू है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेट वैल्यू क्या है भाई इस प्रोडक्ट की, तो आप बताओगे उस टाइम पे आप जो मार्केट में उसकी प्राइस है उसके हिसाब से। समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, बहुत इजी वो था टॉपिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक 9th, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो डेप्रिसिएशन देखते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट, depreciation refers to a fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time or expected change in technology। ठीक है, expected change in technology इसका एक और वर्ड है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। अब देखो डेप्रिसिएशन का मतलब सिंपल सा है कि जो हमारी वैल्यू है किसी भी एसेट्स की, फिक्स एसेट्स जो है आपके, एसेट्स क्या होते हैं? जो आपको अर्न करके देते हैं रेवेन्यू या रिसोर्स, मतलब पैसे अर्न करके देते हैं। ठीक है, तो किसी भी फिक्स एसेट में अगर उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, पासेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ भाई वो चीज़ खराब भी होती है, और एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब मान लो कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले कैमरा की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, समझ लो, कैमरा मतलब फ़ोन में नहीं होते थे, तो कैमरा एक अलग ही उस डिमांड में था। बट अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई हमारी, तो उसके बाद क्या हो गया, फ़ोन में आपके कैमरे आने लग गए। तो उसके बाद तो भाई कैमरे की डिमांड गई, जो आपके जो DSLR होते हैं उनकी बात, मतलब जो यूजेस है वो तो है ही, बट पहले के मुकाबले अब क्या है, लोग फ़ोन अगर फोटो खींचते हैं डायरेक्ट फ़ोन से खींचते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉन एज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना इसके नाम, क्योंकि ना अगर मान लो एग्जाम में आपकी इस नाम से आ जाए तो आपकी फटके चारों जाते हैं ना उस टाइम पे। हाँ, तो इसीलिए तो पहला नाम क्या है इसका? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सेकंड क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। थर्ड, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस। ये सारे इसके नाम है, तो याद रखना। थर्ड पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन। किसी भी एसेट्स के उसमें अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो क्यों लग रहे हैं? 3 चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ नॉर्मल वेयर एंड टेयर, सेकंड पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर खराबी चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑबलेसेंस, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या भैया, बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि आप प्यारे प्यारे जो मेरे दोस्त हैं बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, और इसका दूसरा नाम है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। टैक लिख रहा हूं बस मैं, समझ जाना। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 10th, व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम कहते हैं NIT। अब इसे समझो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मतलब अब यहाँ पे सबसे पहले 2 कंपोनेंट आपके पास और आए हैं, वो है इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। तो डेफिनेशन क्या है कि अगर हम क्या करें, इनडायरेक्ट टैक्स में से, IT में से माइनस कर दे सब्सिडीज को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? NIT निकल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। अब उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि IT क्या है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और सब्सिडीज क्या है। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। आ जाओ, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसे समझेंगे विथ एग्जाम्पल। यहाँ देखो, इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन अपने बुक में भी देख सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज। यानी कि ये वो टैक्स होते हैं जो कौन लगाता है भैया? गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। जब हम किसी चीज को बेचते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उस पर कुछ टैक्स लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई आज की भाषा में? GST। पहले बहुत होता था वैट कैट, ये सब कुछ भी नहीं भाई, GST। तो GST देखो आप सबको पता है, लगते हैं प्रोडक्ट पे।
या सेल्स पे या सर्विसेज पे। तो आपको पता है 5% का लगता है, 10%, 18%, जो भी है, पर यहाँ पे हम जो एग्जांपल है उससे समझेंगे। समझ में आ गया इनडायरेक्ट टैक्स? अब उससे एग्जांपल समझो। मान लो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेट ऑफ स्पीकर 500, ठीक है। एक फर्म है, उसने एक बंदा है, फर्म मत सोचो, बंदा सोचो, फर्म जो भी है। अब एक बंदा, उसने 500 रुपये में एक स्पीकर प्रोड्यूस करा, बनाया, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर 10% का टैक्स लगा रही है। कितने का? 10% का। अब 10% का टैक्स लगा कितने पे? 500 रुपये पे। यहाँ पे आ जाओ, 500 रुपये पे 10% का टैक्स लगा तो वो बन गया 550। अब यहाँ पे 550 रुपये हमें पे करने। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको दुकान वाले को 550 रुपये देने पड़ेंगे। इसमें से जो 50 रुपये हैं वो किसको जाएंगे भाई? गवर्नमेंट को, एज अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो 50 रुपये किसको चलेगा? गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं एक चीज है, उसे समझो और मुझे बताना कैसे है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आ जाओ, एक मिनट, जल्दी से मुझे बताओ क्या है ये। अब मान लो जो स्पीकर था वो कितने का था भाई? 500 रुपये में उसका प्रोडक्शन हो चुकी थी, 500 रुपये में। तो दुकान वाले ने, यानी जिसने प्रोड्यूस करा वो 500 रुपये प्रोड्यूस करा, और इसमें 10% का गवर्नमेंट ने लगा दिया, प्लस 10% का क्या कर दिया इस पर? टैक्स। तो अब वो कितने में बेचेगा हमें? क्योंकि भाई वो टैक्स अपने जेब से देगा नहीं, हमें ही देना है ना टैक्स। तो 500 प्लस 10% का टैक्स यानी 50 रुपये। तो यानी कि ये कितने हो गए? 550। अब 550 रुपये में हमने इसे खरीदा स्पीकर को। अब बताओ कि जो फर्म है जिसने 500 रुपये में प्रोड्यूस करा था, उसका प्रॉफिट कहाँ गया भाई? 500 रुपये में तो उसने प्रोड्यूस करा और 50 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 10% के हिसाब से। तो अब यहाँ पे फर्म, जिस बंदे ने प्रोड्यूस करा वो पागल तो है नहीं, वो क्यों प्रोड्यूस करेगा भाई? उसका प्रॉफिट कहाँ गया? उसने पैसे कैसे कमाए बताओ? बहुत बच्चों को पता भी होगा, बिकॉज आप लोग इंटेलिजेंट हो, काफ़ी सब इंटेलिजेंट है, सबको पता है, लेकिन चीज़ आती नहीं है याद। अब देखो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। 500 रुपये उस बंदे ने 500 रुपये में जो बनाया, इसी के अंदर उसने ऑलरेडी क्या करा है? अपना प्रॉफिट जोड़ के ही 500 रुपये उसने प्राइस रखा है, समझ रहे हो? ये नहीं कि बाद में उसने 50 रुपये जोड़े या कुछ भी, नहीं नहीं नहीं। अब जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई थी, एक्चुअल प्रोडक्शन वो कितने की हुई थी भाई? वो हुई होगी, मान लो फॉर एग्जांपल 400 की। 400 में उसके जितने भी प्रोडक्शन का खर्चा आया, चाहे वो आपके लेबर्स का कॉस्ट हो, आपका रेंट हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वो सब इसके अंदर उसने इंक्लूड करके अपना प्रॉफिट प्लस इंक्लूड करके 400 रखा, और प्राइस उसने क्या रखा फिर? 500। तो 100 रुपये उसका प्रॉफिट। अब 500 रुपये में गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाती है वो हमें पे करना पड़ता है। तो 500 प्लस जो आपका 50 रुपये टैक्स लगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, बहुत ईजी था। चलो, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने समझाया। अब नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट था वो कौन सा? सब्सिडीज। सब्सिडीज में क्या होता है? सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड। ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि एक कह सकते हो आपको क्या देती है? एज अ जनरल वेलफेयर, लोग की भलाई के लिए हमें सब्सिडीज मिलती है, जो कि गवर्नमेंट देती है। किसको? फर्म को दे सकती है या हाउस होल्ड, दोनों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल LPG सिलेंडर जो गवर्नमेंट देती है वो किसके हिसाब से देती है? सब्सिडीज रेट पर देती है, यानी उसे कम प्राइस पर देती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आ जाओ, अब हमने देख लिया कि भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स में दो चीज होती है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। वो भी हम समझ चुके हैं क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जाएगा आपसे। तो आप समझ गए कि अगर हमें NIT निकालनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो हमें IT में से माइनस सब्सिडीज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन दोनों को एक साथ समझेंगे, ठीक है, बिकॉज ये दोनों भाई भाई हैं, बट मैंने अलग अलग टॉपिक में लिखा है ताकि ज़्यादा घोष पहुँच ना हो, बट इसे समझो, बहुत ईजी है। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखो, फैक्टर कॉस्ट जिसे हम कहते हैं FC, इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये एक ऐसी अमाउंट है, ये ऐसे पैसे हैं जो किसको पेड करने होते हैं? जो हम पेड करते हैं, जो फर्म है वो पेड करती है, सॉरी, किसको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है क्या क्या होती है? फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर प्रोडक्शन ने कंट्रीब्यूट करा प्रोडक्शन करने में, तो उसे पैसे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये वही अमाउंट होती है। इन द गिवन एग्जांपल देखो क्या है, 500 इज फैक्टर कॉस्ट। क्या एग्जांपल है देखेंगे अभी। अब यहाँ पे देखो, मैं समझा देता हूँ पहले फैक्टर कॉस्ट क्या है। सिंपल सा मतलब इसका ये है, वो पैसे जो हमने किसको दिए हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिए हैं, बिकॉज उन्होंने क्या करी, हमें हमारी प्रोडक्शन में उन्होंने हेल्प करी है। ठीक है, समझ गए? बस यही होता है। अब जो फैक्टर कॉस्ट है वो बेसिकली आपकी फर्म कॉस्ट होती है, यानी कि जो फर्म ने जो प्रोडक्शन करी, तो वो उसमें जो भी खर्चा आया है, जो भी इनपुट्स उसने डाले हैं, जो भी इनपुट्स रॉ मटेरियल जो भी उसने डाले हैं भाई किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब देखो मार्केट प्राइस क्या होती है?
बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। इट इन द गिवन एग्जांपल 540 इज द मार्केट प्राइस, मतलब उस बंदे ने 500 रुपए की प्रोडक्शन करी, उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। 500 रुपए में उसका सब हो गया, जो भी खर्चा था उसने पैसे दे दिए भाई प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दी, प्रॉफिट निकाल लिया, सब कर लिया। तो उसके बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है ₹500, पर अब उसे मार्केट प्राइस में कितने में बेच रहा है 540 में। क्यों बेच रहा है भाई? क्योंकि 40 रुपीज मान के चलो कि यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मार्केट प्राइस में क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज को माइनस कर दिया जाता है, समझ रहे हो ये चीज। यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस होती है फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी यूज कर सकते हो ना, या तो ये दोनों लिखो ब्रैकेट में या डायरेक्ट ये लिखो, क्योंकि इसका मतलब सेम वही होता है, समझ गए। ये होता है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस में हम जो टैक्स है उसको भी इंक्लूड करते हैं, समझ गए ना। हाँ, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है 13, व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम अभी देखते हैं। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका सिंपल सा मतलब क्या है समझाता हूँ, देखो यहाँ पे देख लो आप एक बार, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम कहते हैं NFIA। इसका मतलब ये है कि ये वैसे पैसे होते हैं, इट रिफर्स टू द इनकम, ऐसी इनकम जो हम रिसीव करते हैं कहाँ से, पूरे वर्ल्ड से, और वो इनकम जो हम पेड करते हैं पूरे वर्ल्ड को। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें NFIA निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब देखो जो हमारी कंट्री है उसमें जितने बंदे बाहर काम करते हैं अब्रॉड में काम करते हैं, वहां से जो इनकम आती है, मान लो यहाँ पे रुपीज उन्होंने अर्न करे 10,000, और जो इनकम हमारी कंट्री से जाती है बाहर, जो लोग बाहर के जो हमारे जो कंट्री के लोग हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, वो पैसे अर्न करके ले जा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो वो मान लो लेके जा रहे हैं वो भी 10,000 ले गए, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इजी है कॉन्सेप्ट, इस डेफिनेशन का मतलब यही है। अब यहाँ पे देखो जो सिचुएशन है, 10,000 रुपए आए और 10,000 रुपए गए, इसे हम कहते हैं कौन सी कंडीशन, यहाँ पे चीजें क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी बैलेंस हो गई, ना यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है किसी कंट्री का, ना लॉस हो रहा है। बट ये सिचुएशन बहुत रेयर होती है। इसका मतलब ये है, मान लो यहाँ पे कंट्री जो इंडिया के बंदे थे उन्होंने अर्न करे कितने 10,000, और अब्रॉड के बंदे ने मान लो अब करें कितने 20,000, तो ये सिचुएशन कैसे हुई, नेगेटिव। ये चीज भी याद रखनी है आपको, ये सिचुएशन है आपकी नेगेटिव। क्यों भाई नेगेटिव, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, यहाँ से ज्यादा पैसे लोग अर्न करके ले गए और हमने अब्रॉड से कम कमाए। हमारे जो बंदे थे जिन्होंने अब्रॉड में काम करा, या मान लो फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा यूट्यूब किस में पैसे देता है, मैं डॉलर में, तो डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, अब्रॉड से हमारे पास आ रहे हैं। और अगर यहाँ से कोई भी बंदा अर्न करता है तो रुपीज अपने पास ले जाएगा, तो उस तरीके से बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब मान लो प्रॉफिट का केस भी देख लेते हैं एक बार। हमारे बंदे ने अर्न करे भाई 20,000, इसका उल्टा कर दो, और जो अब्रॉड के बंदे उन्होंने कितने रुपए लिए हमसे, 10,000 लिए नहीं, मतलब उन्होंने अर्न करे 10,000। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव सिचुएशन। समझ रहे हो, इजी है काफी, ठीक है। चलो, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। और अभी मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो आपको किसी भी हाल में याद करने हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ जो कि आपको किसी भी हाल में याद करने हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और जैसे आप ये फॉर्मूले याद करते हो ना, मजा आ जाएगा, न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व करोगे। और बहुत इसी फॉर्मूले क्या है, मजाक है ये भी यार। चलो, क्योंकि आप 12th में उतना तो आराम से याद कर सकते हो। देखो जो बेसिक मेन चीज़ है वो तो आगे आएंगी आपकी, ग्रॉस एंड नेट पढ़ा था हमने भी, ग्रॉस और नेट। अब देखो अगर ग्रॉस से आपको नेट निकालनी है, ग्रॉस दे रखी, नेट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, काफ़ी ईजी है। उसी तरीके से अगर नेट से आपको ग्रॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसका उल्टा रिवर्स, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। पहला फॉर्मूला तैयार। दूसरा, ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था हमने एंड मार्केट प्राइस पढ़ा था, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस की तरफ आपको जाना है, निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस कर देंगे हम सारे NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को,
और अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो क्या कर दोगे, जल्दी बताओ, माइनस कर दोगे NIT को, है ना इजी। चलो हो गया थर्ड फॉर्मूला एंड लास्ट है, क्या क्या पढ़ा हमने अभी, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक क्यों है, नेशनल क्यों है, बताता हूँ अभी क्या है ये। डोमेस्टिक मतलब जो हम अपने घर में मतलब हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होती है, सिंपल सा मतलब, और नेशनल जो हम कंट्री से बाहर जो हमारी अर्निंग हुई है, जो भी हमने पढ़ा था ना NFI वाला कॉन्सेप्ट, उसमें यूज हो गए। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है अपनी, सॉरी डोमेस्टिक दे रखी है और डोमेस्टिक से किधर जाना है आपको, नेशनल इनकम निकालनी है अगर, कि टोटल इनकम हमारी कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, जो भी NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आई है उसे हम प्लस कर देंगे, और नेशनल से हमें डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे, NFIA, ईजी है, माइनस कर दिया। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ, आपको किसी भी हाल में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे एंड उसमें आपके जितने भी डाउट्स हो, जितने भी न्यूमेरिकल्स हो हम करेंगे सॉल्व, उसके बाद देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ और चीज़ें बताऊंगा मैं, आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दूंगा, आपको लगेगा हाँ भाई मज़ा आ गया पढ़ के, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो एंड लाइक कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दो। लाइक आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना यार, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल हैव अ नाइस डे।